तो आज की सबसे बड़ी खबर, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। दूसरा है जापान एंड यूएस की टाइज। जापान की लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट में जरूर नजर आ रही है, बट वहां के लोगों का थोड़ा सा अभी डावाडोल सा हिसाब किताब है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड ईरान वांट्स अ डायलॉग, इज इट ट्रू और नॉट? तो यूएसए की तरफ से फाइनली क्या क्या मिक्स सिग्नल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 28 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली खबर आपकी क्या कह रही है, जापान यूएस टाइज वुड क्रम्बल इफ टोक्यो इग्नोर ताइवान क्राइसिस। तो अब जापान की तरफ से ना ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आई है कि अगर आप कह सकते हो कि मतलब वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट है, इवन द पार्लियामेंट है, दे आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग कि आप जापान एंड यूएस की जो टाइज है वो अब रिफ्रेन या फिर आप कह सकते हो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ताइवान क्राइसिस में जापान ने उसकी हेल्प नहीं की है। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है उन्होंने समझा। उन्होंने बोला कि अमेरिका और जो यूएस की टाइज, अमेरिका और जापान की जो टाइज है, दे आर नॉट सोनली बेस्ड ऑन ताइवान क्राइसिस। ठीक है, वी हैव अदर डील्स ऑल्सो, बट जापान ने ऑलरेडी ये चीज के लिए हेल्प करने के लिए यूएस को अब बोला है कि हम ताइवान की हेल्प करेंगे इन केस ऑफ एनी कोई ऐसा एक्शन ताइवान के ऊपर लिया जाता है यूएस के द्वारा। क्योंकि अगर आप मैप को भी देखोगे तो जापान जो है काफी क्लोज विसिनिटी में है, ठीक है, ऑफ ताइवान, सो एज कंपेयर टू यूएस। तो अब ये चीज है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम कोई जॉइंट एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि जापान सोनली यहाँ पर घुस जाएगा इस मैटर में। ताइवान के ऊपर एनेक्सेशन जो पॉसिबल है इस साल के, हो सकता है कि चाइना कर सकता है ताइवान की एनेक्सेशन। तो अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ना मैं गो थ्रू कर रही थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक चीज देखी कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर या इवन की हम जब बात कर रहे हैं चिप्स को लेकर, तो सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स को लेकर इकलौती ऐसी कंपनी है वो की है ताइवान के अंदर जो कि मैक्सिमम चिप्स को यहां पर बनाती है। ठीक है, अब हमारे पास एनवीडिया हो गई या मेजर अदर कंपनीज हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ उसके डिजाइन एंड उसकी आप कह सकते हो एक्सपोर्ट प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, बट जो मेजर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चिप्स हैं वो ताइवान के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जाती हैं। बाकी तरफ से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसको डिजाइनिंग का यहाँ पर काम दिया जाता है। सो वन ऑफ द मेजर रीजन चाइना वुड वांट कि ताइवान के ऊपर वो एनेक्सेशन इस टाइम पे कर सके। एंड वाई यूएस वांट्स इंटरवेंशन, क्योंकि ऑलरेडी ये सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड या जो चिप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, अगर उसके ऊपर ग्लोबली अब किसका, चाइना का कंट्रोल हो जाता है तो इट विल बी अ बिग ब्लो टू द इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स इससे डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि ताइवान को लेकर खतरा जो है वो अब यूएसए के द्वारा बना हुआ है एंड यूएस को ये खतरा भी मंडराता हुआ नजर आता है। ठीक है, एंड ताइवान की वही इंडस्ट्री जो है, उसका एक प्लांट जो अब यूएस के अंदर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, पक्की सी बात है, स्टैब्लिश की जाने की बात कर रहे हैं, वो काम अभी इन प्रोग्रेस भी है, बट अभी वो अपने आप कह सकते हो नियमित समय से 2 साल पीछे, 2 ईयर्स पीछे चल रहा है काम। ठीक है, एंड जो मशीनरी है वो भी इंपोर्ट कर ली गई है ताइवान से, बट अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो काम करने के लिए वहां पर जो अमेरिकन पीपल हैं दे आर नॉट ट्रेन टू डू दैट। तो इवन कि ताइवान से आप कहोगे कि यूएसए के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स जो हैं ताइवान से लिए भी गए हैं। ठीक है, अब उनको बोला भी गया है कि आपको यूएस के अंदर काम करना है, बट अगेन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार नहीं हो जाता, यूएसए वुड वांट टू प्रोटेक्ट ताइवान एट एनी कॉस्ट, ताकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना हो सके। एंड जो मोनोपोली ऑलरेडी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर आपने जो सिनेरियो देखा था, वो सेमीकंडक्टर्स चिप्स को लेकर यहाँ पर ना हो पाए। तो मेजर ऐसी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो चल रही हैं। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस बट विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है ताइवान वाज अ जापानीज कॉलोनी फॉर 50 इयर्स। सेकंड, ताइवान वाज जापान्स फर्स्ट ओवरसीज कॉलोनी। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अब ना एक ये न्यूज आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, उसके अंदर ये स्पेसिफिकली आपको बताया गया है कि मतलब बताया जा रहा था, मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि ताइवान और जापान है ना, दे नॉट ओनली शेयर अ डिप्लोमेटिक रिलेशन, क्योंकि ताइवान अपने आप में अभी एक कंट्री तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब क्या था कि जापान जो है दे रूल्ड ओवर ताइवान एज अ कॉलोनी, ठीक है, फ्रॉम 1895 टू 1945। ठीक है, तो अब उस टाइम पे क्या था, जापान की फर्स्ट ओवरसीज कॉलोनी थी। ठीक है, तो अब उसके बाद ये सिनेरियो आ जाता है कि जापान ने ताइवान की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा काम किया कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि 1895 से 1945 तक, ठीक है, टिल वर्ल्ड वॉर 2 आप देखोगे तो उस टाइम पे एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था वो ताइवान के अंदर यहाँ पर रखा गया। बट वहाँ पर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस रैपिडली कैरी आउट किया गया। तो एक तरह से ये एक मॉडल सोसाइटी की तरह
ठीक है, मॉडल सोसाइटी की तरह ताइवान को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया था जापानीज के द्वारा जब वो जापानीज कॉलोनी हुआ करती थी। तो अब ये स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो कि इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चर जरूर एग्जिस्ट करती है। तो अब जापान एंड ताइवान ऑल्सो शेयर अ कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है, तो उनको डिप्लोमेटिक टाइज की यहाँ पर जरूरत नहीं है, उनका एक कल्चरल रिलेशनशिप भी बिल्ड हुआ है, जिस वजह से थोड़ी सी इंटीमेसी आप देखोगे जापान की ताइवान की तरफ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर आपके आंसर के अंदर जुड़ सकता है अगर आप मेंस में चीज को लिखते हो, अगर आपसे पूछा जाए तो। Then oil and gas sector eyeing $100 billion in investment, says PM. So अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन्स की डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो हाइड्रोकार्बन्स के लिए अंडमान एंड निकोबार बेसिन को यहाँ पर नेक्स्ट हब बनाए जाने की बात की जा रही है। प्लस पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडिया चाहता है ताकि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम हो सके, नई तरीके की इनोवेशन जो है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सके एंड नई टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के अंदर हो सके। तभी इंडिया ने क्या, कनाडा के साथ भी, कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी एक नया रिन्यूड मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग रखा था, ठीक है, वो साइन किया था। उसके अकॉर्डिंगली अब नए तरीके से पेट्रोलियम को अगर आपको करना भी है यूज, है ना, तो उसी हिसाब से अब जो कंट्री की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए उसको करना ही पड़ेगा पूरा। सो अब आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते ढूंढते क्या कर रहे हो, अब सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि एनर्जी सेक्टर जो है एपिसेंटर है कंट्री के एस्पिरेशंस का। आत्मनिर्भरता हम ये चीज में चाहते हैं, तो अब आप देखोगे कि मेजरली कंट्रीज लाइक रशिया ऑल्सो, इवन यूएसए ऑल्सो, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, या इवन गल्फ कंट्रीज ऑल्सो ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। कि ऑयल को एक तरह से आप सोने की तरह कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, तो ऑयल से आपकी इकोनॉमी कितनी बेटर हो सकती है, इवन इफ यू बिकम अ सेंटर और अ हब। इवन वेनेजुएला की भी अगर हम बात करें, ठीक है, ओपेक प्लस नेशंस का ये पार्ट है। ऑल दो अगर हमने देखा कि 0 या इवन कि 3% के आसपास, 2 से 3% के आसपास ओपेक प्लस नेशंस के अंदर वेनेजुएला का यहाँ पर रोल है। हमने भी डिस्कस किया कि उनके पास जो अब काइंड ऑफ क्रूड ऑयल है दैट इज सार क्रूड ऑयल, है ना, तो सार ऑयल है उनके पास। उसके बावजूद भी वेनेजुएला इज अ रिच कंट्री, ठीक है। तो ये किस वजह से, क्योंकि अब आप कह सकते हो इंडिया भी उसी तरीके की एस्पिरेशंस चाहता है, क्योंकि इंडिया के पास तो रिसोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही है ना, तो उन रिसोर्सेज को यहाँ पर फुलफिल करना जरूरी है। उनकी पोटेंशियल जो है उसी के अकॉर्डिंगली उनके एक्सट्रैक्शन विद मिनिमल डैमेज टू द एनवायरमेंट, वो चीज की रिक्वायरमेंट हमें है। तो 500 बिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज इंडिया सीख कर रहा है इस सेक्टर के अंदर। एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इनोवेटिव इंडिया, स्केल इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया जो है, ये सारे सरकार के अब मोटोज रहेंगे जिसके बेसिस पे सेक्टर से या सेक्टर से की पोटेंशियल को रीच करा जा सके, कि हमारा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसमें हम एक्सपोर्ट करना भी अब शुरू करें धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इंडिया की एनर्जी वीक जो है इस साल कहां पर, गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज की गई फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ये, कंट्री के ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेकर कोलैबोरेट करके स्टेक होल्डर्स को इंडिया एंड आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज से भी, जहां पर अब एग्रीमेंट एंड कंसल्टेशंस की जा सकती हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑयल कंपनी, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एस्टिमेट किया कि ग्लोबल ऑयल की डिमांड जो है ना वो 100 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच जाएगी टिल द ईयर ऑफ 2040। एंड उसमें से उन्होंने बोला कि जो डिमांड है लिक्विफाइड नेचुरल गैस की एंड इलेक्ट्रिसिटी की वो 50% ईच से इंक्रीज होने के यहाँ पर चांसेस नजर आते हैं, एलएनजी एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसके अंदर अब इंडिया भी बहती गंगा में हाथ तो धो ही सकता है ना, ऑब्वियस ही बात है। एडिशनली उन्होंने ये चीज बोली कि एनर्जी सेक्टर के अंदर जो डायनामिक है डिमांड के, वो इमर्ज करेंगे एयर कंडीशनर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि हर एक मिनट के अंदर आप देखोगे कि एयर कंडीशनर्स जो है वो 3 से 4 यहाँ पर बिक रहे हैं। वही आपको इस न्यूज के अंदर बताया गया है कि बाय 2050 द वर्ल्ड विल हैव 5.6 बिलियन एयर कंडीशनर्स अप फ्रॉम 1.6 टुडे। 1.6 बिलियन एयर कंडीशनर्स अभी तक हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो आप देख रहे हो बाय 2050 कितने हो जाएंगे, 5.6 बिलियन एयर कंडीशनर्स, यानी कि 10 नए बिकेंगे हर एक सेकंड के अंदर फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो इस वजह से डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की तो ऑब्वियसली बात है वो बढ़ने ही वाली है, एंड गैस भी यूज होती है उसके अंदर फाइनली, है ना, तो अब डिमांड ऑटोमेटिकली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ने जा रही है। तो इस वजह से हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर, ताकि बिगेस्ट रिस्क हमारा ओवर सप्लाई यहाँ पर एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, इस तरीके की ओवर सप्लाई भी ना हो बट हम डिमांड को यहाँ पे केटर कर सके, फुलफिल कर सके। इसलिए हमने कनाडा के साथ भी इनिशिएटिव को यहाँ पर ज्वाइन किया है। आई होप आपको न्यूज समझ में आई होगी, नहीं समझ आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देन क्वेश्चन का अब देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेट्रोलियम सेक्टर इन इंडिया आपको ये स्टेटमेंट्स देखनी है। पहली, असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सेकंड, मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंसेस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल ट्रैप्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से बनाया गया है,
एनसीईआरटी की ही मैं अब आपको यहाँ पर स्नैपशॉट लेकर दिखाती हूँ। सबसे पहले पेट्रोलियम सेक्टर में आपको ये चीज़ बोला कि मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंसेज इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स। ठीक है, एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फिनोमिना से होते हैं, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो उसी वजह से फॉल्ट ट्रैप्स क्या होते हैं कि कोई भी बीच में अब जगह फॉल्ट जैसे बन जाता है ना। अब सपोज इस तरीके से कोई जगह है तो ये फॉल्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, तो फॉल्ट वाले रीजन के अंदर वो गैस ट्रैप्ड होगी। ठीक है, या एंटीक्लाइन की जब हम बात करें आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्कुल डेप्थ लोअर पॉइंट एरिया के ऊपर आपको जनरली देखने को मिलती है क्या, रिफाइनरी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है हमारे, पेट्रोलियम, गैस, शेल, ये सब कुछ यहाँ से निकल के आता है। तो एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स के अंदर जनरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो रिसोर्सेज है वो पाए जाते हैं, जो थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एंड दूसरी आपकी असम की बात की जा रही है। मुंबई, हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। तो मैप से अगर आपको लोकेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया था, अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात, असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, जहां पर दिग्बॉय, नाहरकात्या एंड मोरान हुगरीजन आर इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में ही दी गई है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आपको मैंने ऑब्वियसली ये बात है स्क्रीनशॉट लगा दिया है, बट इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बॉक्साइट, कॉपर, इवन स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के अंदर ना यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो गो थ्रू इट वंस। ठीक है, मैप्स आपको दिए गए हैं, तो ट्रॉम्बे एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर दिग्बॉय केस, जितनी भी प्लेसमेंट्स है ना स्टेट वाइज, आपसे मे बी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। तो क्वेश्चन के प्रेशर में आके, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको ये टेंशन रहती है, तो आप गलत करके आते हो आंसर्स, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। देन मेडन विजिट, क्योंकि अब अनयूजुअल माइग्रेशन हुई है ग्रेटर फ्लेमिंगोज की। होप आइलैंड इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन काकीनाडा बे ऑफ बंगाल, काकीनाडा बे ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन। ठीक है, कि पहले अपने टाइम से पहले इन्होंने माइग्रेट यहां पर कर लिया है। ठीक है, कहां पर, होप आइलैंड इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, सीजन से पहले ही। कौन, ग्रेटर फ्लेमिंगोस। ठीक है, तो एशिया जो आप कह सकते हो कि जहां पे अगर हम देख रहे हैं माइग्रेशन की बात करते हैं बर्ड्स की, तो इंडिया जो है एक सेंट्रल फ्लाईवे या इवन हाईवे जब हम बोलते हैं फॉर द बर्ड्स, उसके अंदर उसके अंदर भी ये फॉल करता है, तो उस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना, एक बार गो थ्रू उसको भी कर लेना। तो क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड स्टेट्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, कालेश्वर नेशनल पार्क बिहार, कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हरियाणा, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गुजरात। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? So the correct answer is option number A, only one. ठीक है, that is खिजादिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन गुजरात। बाकी दोनों इंटरचेंज कर दिए गए थे। कालेसर नेशनल पार्क इज इन हरियाणा एंड कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज इन बिहार। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सोर्सेज से ही आपको मैंने स्क्रीनशॉट लगा के दिया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि खिजादिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपकी गुजरात के अंदर एग्जिस्ट करती है, हरियाणा के अंदर आपकी कालेसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एग्जिस्ट कर रही है, बिहार के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देन ट्रम्प सेज ईरान वांट्स टॉक्स एज यूएस स्ट्राइक ग्रुप अराइव्स इन वेस्ट एशिया। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमने एक वर्ड यहाँ पर बिग आर्माडा वर्ड को हमने डिस्कस किया था। आर्माडा वर्ड मतलब क्या होता है, मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बड़ी सी फ्लीट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वेसल्स के केस में, इवन की जो शिप्स के केस में हम इसको डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो आर्माडा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ईरान के कोस्ट पे खड़ी है, वेस्टर्न कोस्ट पे खड़ी है। ठीक है, ये इस चीज पे धमकी यूएसए उनको दे चुका है, बट मिक्स सिग्नल्स भी दे रहा है। मिक्स सिग्नल्स कैसे दे रहा है कि पहले यूएसए ने बोला हम डिप्लोमेटिक टाइज के लिए, चैनल्स के लिए ओपन है, ईरान की तरफ से भी ये डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उसको भी ओपन किया जा रहा था एक तरह से। तो बात करने के लिए जैसे ही आप कह सकते हो कि ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं वो गए, ठीक है, तो उस टाइम पे यूएसए ने एकदम से थ्रेट दे दिया कि हम तो ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे एंड एवरीथिंग, है ना। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि लैटिन अमेरिकन नेशंस के अंदर स्पेसिफिकली वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक किया गया उससे भी बड़ा अटैक ईरान के ऊपर यूएस कर सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ को लेकर धमकी दी गई है, बट अभी भी ईरान जो है इट इज़ ओपन टू डिप्लोमेटिक टाइज, दे आर ओपन टू डिस्कशन। एंड यहाँ पर मिस्टर ट्रंप ने डिक्लाइन किया है टू डिस्कस ऑपरेशंस प्रेजेंटेड टू हिम बाय हिज नेशनल सिक्योरिटी टीम और विच ही प्रेफर्स। तो उन्होंने अपने ऊपर मतलब कोई ऐसे ओनरशिप तो लेते हुए बोला कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बट वी आर वेरी मच कीन टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हम कब उसके ऊपर अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। बट अभी इंटरनली जो रिपोर्ट्स आई हैं ट्रंप के पास, उन्होंने यही चीज़ बोली है कि जो अब आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट है, खामीनी की गवर्नमेंट है ईरान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है एंड अल्टीमेटली चांसेस आर कि उनकी गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो सकती है, तख्ता पलट होने के चांसेस वहाँ पर हैं। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यूएसए को या इवन की ट्रंप को, ठीक है, ओवल ऑफिस में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुंचाई है, तभी अब ये प्रेस के अंदर आई है इन्फॉर्मेशन, तभी हमारे तक भी ये चीज़ पहुंची है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ईरान सर्व्स एज अ क्रूशियल स्ट्रेटेजिक गेटवे फॉर सेवरल लैंडलॉक्ड एंड रीजनल नेशंस. It also acts as a transit corridor for India to Africa. Which of the statements above is or are correct?
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसको मैप के थ्रू। पहले आप ये ईरान का मैप देखो, है ना। ईरान एक क्रूशल स्ट्रेटेजिक गेटवे है सेवरल लैंडलॉक रीजन्स का, स्पेसिफिकली जिसके अंदर रीजनल नेशंस, जिसमें नोटेबली कौन से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ब्रॉडर सेंट्रल एशिया जो है इंटरनेशनल वाटर्स के थ्रू पर्शियन गल्फ से होते होते कैस्पियन सी तक, एंड इवन आपका जो आप कह सकते हो द सी ऑफ ओमान, जहां पर चबाहर पोर्ट समवट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, चबाहर पोर्ट से होकर, नॉट हियर, चबाहर पोर्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कहीं पे। ठीक है, चबाहर पोर्ट से होते होते अपना जो ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिट है, शिपमेंट्स है, वो भेजते हैं। अब तुर्कमेनिस्तान एंड सेंट्रल एशिया जो कि अब लैंडलॉक्ड कंट्रीज है मेजरली, है ना, तो एक्सेस कहाँ से लेते हैं, पर्शियन गल्फ से लेते हैं, एंड एक ट्रेड रूट की तरह इंटरनेशनल मार्केट्स को वो भी अपना जो सामान है वहां से लेते हैं, वहां से देते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए चबाहर पोर्ट हमें जरूरी है अफगानिस्तान के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम INSTC बोलते हैं। तो ईरान वहां पर, या ईरान का चबाहर पोर्ट एक मेजर ट्रांजिट रूट की तरह इंडिया के लिए हेल्पफुल रहता है, अफगानिस्तान के लिए, एंड इवन कनेक्टिविटी प्रोवाइडिंग टू यूरोप एंड नॉट टू अफ्रीका। ठीक है, चाइना एंड यूरोप, ऑब्वियसली बात है चाइना भी इसी ट्रेड रूट को यहाँ पर यूज करता है। तो मे बी एक पॉइंट यहाँ पर हम अगर डिस्कस करें इसके अकॉर्डिंगली, ईरान के ऊपर कंट्रोल यूएसए का एक तरह से टैकल करने की अपॉर्चुनिटी हो सकता है टू चाइना ऑल्सो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है यूरोप की तरफ जो चाइना का जाता है वो थ्रू दिस रूट ही जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहता है। तो कजाकिस्तान को भी ईरान को एज अ गेटवे ऑफ कजाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूरोप है, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी यूरोप है, बट कजाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें तो अफगानिस्तान आएगा। ठीक है, जस्ट मेजर से ये पॉइंटर्स थे। तो अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, 7200 किलोमीटर्स का मल्टी मोडल नेटवर्क है जो कनेक्ट कर रहा है इंडिया, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, सी के थ्रू, रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, जिसको ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 2000। तो अब इसको बाईपास करने के लिए सुएज कनाल को, ठीक है, ये इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सबसे बड़ी बात, तेल कम लगता है, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर कम लगता है। ठीक है, एंड 30 to 40% जो है हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम हुआ था ट्रेड के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टाइम भी कम लगता है। की रूट्स इसमें वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैं अजरबैजान से होते हुए, एंड ईस्टर्न रूट्स हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से होते हुए। ठीक है, तो अब एक तरह से ईस्टर्न रूट के ऊपर यहाँ पर ये प्रॉब्लम या डिस्ट्रप्शन क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब इनडायरेक्टली इंडिया को भी यहाँ पर यूएसए ट्रेड हैम्पर कर सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट चाइना को भी कर सकता है, रशिया को भी यहाँ पर टैकल कर सकता है अगर ईरान को यहाँ पर पिक्चर में देखा जाए। तो ईरान इज जस्ट अ वे टू गेट टू चाइना, रशिया एंड इंडिया ऑल टुगेदर। ठीक है, या ब्रिक्स की भी जब हम ऑल टुगेदर बात करें, ब्रिक्स में 3 नेशंस जो है मेजर, अब उनके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल यूएस रख सकता है अगर ईरान के अंदर यूएसए का कंट्रोल आ जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देन नॉर्थ कोरिया फायर शॉर्ट रेंज मिसाइल टुवर्ड्स सी ऑफ जापान। ठीक है, तो अब ये भी बहुत निंदनीय या शर्मनाक घटना है जो हुई है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईस्टर्न वाटर्स के अंदर नॉर्थ कोरिया ने फायर की। अब वो क्यों इन्होंने फायर की, उन्होंने ये बोला कि हम किसी भी तरह के थ्रेट किसी कंट्री को देना नहीं चाह रहे थे। नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है। ठीक है, थ्रेट किसी कंट्री को नहीं देना चाह रहे थे, बट इतना है कि हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड इवन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाह रहे थे, इस वजह से हमने सिर्फ टेस्टिंग की है। तो अब जापान यहाँ पर बोल रहे हैं कि टेस्टिंग करने के लिए आपको हमारे वाटर्स ही मिले थे, क्योंकि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एट थ्रेट यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, कि इट इज एज अ थ्रेट टू द पीस ऑफ पीपल ऑफ जापान एंड जो रीजन है एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल। कि आप इतने ओपन तरीके से, किस तरीके से आप बिना किसी से परमिशन सीखे हुए कैसे आप एक तरह से कोई वॉरहेड को आप जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो सी ऑफ जापान में क्यों ही ऐसे यूज कर रहे हो। तो अब उसको यहाँ पर देखा तो गया ही है, इसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया है, कोई ऐसा इंपैक्ट भी यहाँ पर नहीं हुआ था। एंड उसके बाद एक रन अप फॉर वेपन्स हो रहा है विच इज टू एनलार्ज न्यूक्लियर मिसाइल आर्सनल्स सिंस द टॉक्स विद यूएसए एंड साउथ कोरिया स्टॉल्ड इन 2019। ठीक है, तो अब कोरिया भी पिक्चर में, नॉर्थ कोरिया भी पिक्चर में नजर आ रहा है। 2019 के बाद से यूएसए के साथ भी उनके टाइज यहाँ पर स्ट्रेन होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि जो नॉर्थ कोरिया का अभी रिसेंट जो है यहाँ पर किसके साथ मीटिंग हुई है, रशिया के साथ भी होकर रही है, लास्ट ईयर की मैं आपको बात बता रही हूँ ना। सो इट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी बहुत चीजें जो है देखनी बाकी हैं। देन मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन फाइनलाइज FTA। तो मेजरली हम इस न्यूज आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो रेलिवेंट न्यूज आर्टिकल्स और FTA से रिलेटेड होंगे उसमें काफी हद तक रेपिटेशन है चीजों की, है ना। तो अब उसको भी पहले अभी यहाँ पे देख लो कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने फाइनलाइज कर लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड हमें ये लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर 99.5
25% से एक्सपोर्ट से गिरा दिए गए हैं एंड 27 नेशंस का हमें अब एक्सेस मिल चुका है। यूरोपियन यूनियन जो है इट इज अ पैक्ट और यू कैन से गवर्नमेंट्स या नेशंस जो है 27 यहाँ पर इसके अंदर काउंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना। एंड जो इंडिया ने इन रिटर्न क्या दिया, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली सिचुएशन है, तो इंडिया ने कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है 97.5% ऑफ द इंपोर्ट्स जो कि यूरोपियन यूनियन से इंडिया के अंदर आएंगे। तो इसकी वजह से यूरोपियन वाइन्स एंड लग्जरी कार्स जो हैं वो अब लेस एक्सपेंसिव हो जाएंगे एज अ रिजल्ट। मतलब जो यूरोपियन गाड़ियां जिसके ऊपर मैं आपको बता रही थी ना कि 110% टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, जैसे जिसमें जर्मन कार्स भी आती थी, ठीक है, या इवन कि आप BMW की बात करते हो, है ना, कि वो गाड़ियां जो है ओरिजिनली वहां पर 20-20 लाख में मिल जाती है, बट इंडिया तक आते आते उनका प्राइस जो है वो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 110% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो भी अब कम करके कितनी 10% तक कर दी गई है, ठीक है। बट अब इसके ऊपर सरकार ने यहाँ पर क्या चेक रखा है कि इसके अंदर भी कोटास जो हैं वो मेंटेन किए जाएंगे। एंड उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसे तो सभी जो है यूरोपियन यूनियन की जो मेड गाड़ियां हैं, यूरोपियन गाड़ियां हैं, वो इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि अगर वो सस्ती हो जाएंगी। बट अब कोटास के थ्रू क्या किया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ कार्स हैं जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो सकते हैं उसको लिमिट किया गया है, ठीक है। एंड कोटास के ऊपर जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में होगा, ठीक है। एंड इससे क्या हो रहा है कि कोटास को लागू करने के बाद जो इंडियन मार्केट है, इंडियन आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरर्स हैं कार्स के, उनको भी इनडायरेक्टली सरकार जो है प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि कंपटीशन के अंदर थोड़ा सा जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है कार के वो भी थोड़ा अपलिफ्ट करे अपनी क्वालिटी को, ठीक है। धीरे धीरे करके कंपटीशन यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। एकदम से मार्केट खोल देते तो हमारी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एकदम से झटका लग सकता था, ठीक है। उस चीज के लिए यहाँ पर कोटास को लाया गया है। देन बियॉन्ड द इकोनॉमीज, यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है दोनों डील्स के, दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों इकोनॉमीज के बीच में, उन्होंने यहाँ पे थर्ड of the global trade in the shadow of uncertainty sparked by the US tariff regime, उसके अगेंस्ट यहाँ पर बोला है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो ये पैक्ट साइन हुआ है, ट्रेड डील साइन हुई है, ये एक तरह से काउंटर कर सकती है ऑफ द इंसर्जेंसी जो यूएसए के टैरिफ्स के द्वारा लगाई गई है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखना। अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी स्टेबिलिटी को इन दिस टाइम ऑफ ग्लोबल टर्मोइल, वाइल यूरोपियन कमीशन जो है या जो उनकी प्रेसिडेंट कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन, उन्होंने यही कहा इट विल रिड्यूस द स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल ट्रेड इज इंक्रीजिंगली फ्रैक्शस। तो अब जो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंस थी मार्केट्स की, इंडिया के केस में हो, यूरोपियन यूनियन के केस में हो, तो उस सिचुएशन के अंदर अब क्या होगा कि हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं उसके ऊपर, यूएसए के ऊपर एंड डिफरेंट नेशंस के ऊपर जो जियोपॉलिटिकली इस टाइम पे स्टेबल नहीं है, बीट रशिया ऑल्सो, है ना, तो उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी एंड आपस में हमारे जो टाइज है वो स्ट्रेंथन होते जाएंगे। तो इट इज द लार्जेस्ट एवर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिस्टर मोदी की या प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये स्टेटमेंट आई है। तो यूरोपियन मार्केट जो है हमारे फार्मर्स के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, एंड कोऑपरेशन इन सर्विस सेक्टर्स आल्सो इज एक्सपेक्टेड थ्रू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी यहां पर क्या है, दोनों साइड्स ने एक्सक्लूड किया है रिस्पेक्टिव सेंसिटिव सेक्टर्स को। अब इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं, बीट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड की सेंसिटिव जोन्स है ना, वो उनको भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर बचाकर रखा गया है। वेयरएज अब यूरोपियन यूनियन ने भी सेम चीज को यहां पर किया है, ठीक है। उन्होंने भी अपने कौन से सेक्टर्स हैं, यूरोपियन यूनियन जो है वो अब मेंटेन करेगा करंट टैरिफ्स ऑन बीफ, शुगर, राइस, चिकन, मीट, मिल्क पाउडर, हनी, बनाना, सॉफ्ट व्हीट, गार्लिक एंड इथेनॉल, ठीक है। उन्होंने अपने ये जो सेक्टर्स है इनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इंडिया के केस में डेयरी सेक्टर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं एंड एग्रीकल्चरल जो सेक्टर्स है, स्ट्रेटेजिक एरियाज, वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर पहले जैसे ट्रेड हुआ करता था वो होकर ही रहेगा, उसी तरीके से जो टैरिफ्स लगते थे वो होंगे। तो वो सेक्टर्स को यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट की हवा ना लग पाए या जो एकदम से सेक्टर्स जो खत्म ना हो जाए, वो तभी उस चीज को बचाया गया है। अब आपको मे भी ये चीज पता होगा इवन कि जब आप यूरोपियन नेशंस में जब ट्रैवल करते हो या यूरोपियन यूनियन का पार्ट जब इवन की ब्रिटेन भी हुआ करता था, एंड ब्रिटेन में अभी चीज भी ये लागू है कि आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट इंडिया से ब्रिटेन की साइड पे नहीं लेके जा सकते हो, किसी भी तरह का मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेकर जा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से सिमिलर चीजें जो है वो अभी तक भी लागू रहेंगी, इन एक्सटेंशन रहेंगी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हमने कल भी डिस्कशन की थी, शुरुआत कब हुई थी, साल 2007 के अंदर, वो बात रुक जाती है, फिर साल 2022 के अंदर बात शुरू हो जाती है, फिर आप देखोगे 2022 से पहले भी बात शुरू हुई थी, कोविड जो है वो हिट कर गया, 2022 के अंदर ये जो डिस्कशन फाइनली नहीं पहुंच पाई थी, 2022 के अंदर ही रशिया और यूक्रेन की वॉर यहाँ पर छिड़ जाती है एंड रशिया को सपोर्ट कर देता है इंडिया यहाँ पर इनडायरेक्टली, तभी इसी वजह से हमसे खफा भी रहा यूरोपियन यूनियन काफी टाइम तक, है ना। तो अभी धीरे धीरे करके ये चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हुई हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो आप कह सकते हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर अभी साइन हुआ है, तो इसकी जो लैंग्वेज है इसको अभी स्क्रूटनाइज किया जाएगा लीगली, तो इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड फाइनली जो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है वो इसको पास करेगा, उसके बाद जाके ही एक्चुअली इन पिक्चर आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये चीज फाइनलाइज हो चुकी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है,
इसकी लीगैलिटीज के ऊपर अभी जो वापस से स्क्रूटनी होनी है, उसके बाद जाके आप कह सकते हो कि फाइनली इट विल कम इनटू पिक्चर आफ्टर द पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज पास देम, ठीक है। तो उसके बाद जाके ये एप्लीकेबल होगा। तो अब उसके बाद यही है, लैंग्वेजेस जो है 10-15 डेज का काम एक्स्ट्रा और लग जाएगा। तो 27 यूरोपियन मेंबर स्टेट्स जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा इसको रैटिफाई कराएंगे। अब ये होप यही है कि जो एग्रीमेंट है वो विद इन दिस 2026 कैलेंडर अप्रूव हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल इंसर्जेंसीज यूएसए के द्वारा हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडिया ने गेन किया है टैरिफ रिडक्शंस 97% अक्रॉस द टैरिफ लाइन्स, जो कि 99.5% ऑफ द ट्रेड टू यूरोपियन यूनियन फॉर इंडिया, ठीक है, उसको यहाँ पर आप कह सकते हो केटर करता है। एंड ऑफ दिस 90.7% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ड्यूटीज के द्वारा एलिमिनेट हो जाएंगे एंटायरली। एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द डील, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम देखेंगे कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर सच एज टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, लेदर, फुटवेयर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड सर्टन मरीन प्रोडक्ट्स अमंग्स अदर्स विल ऑल्सो सी कि हमारा जो टैरिफ है अब यूरोपियन यूनियन के नेशंस को अगर आप ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो वो ड्रास्टिकली कम हो चुका है, ठीक है। 2.9% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स जो है दे विल सी ड्यूटी एलिमिनेशन ऑल ओवर द 3 to 5 years, ठीक है। धीरे धीरे करके ड्यूटीज जो है वो कम होगी 3 से 5 साल के अंदर। तो अब इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, ठीक है। धीरे धीरे करके उसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी वो कम कर देंगे यूरोपियन यूनियन वाले। देन ओवर अबव दिस 6% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स जो है उसके अंदर भी रिडक्शन देखने को मिलेगी। कितनी? सर्टन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, प्रिजर्व वेजिटेबल्स, बेकरी प्रोडक्ट्स अमंग्स अदर इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। ये चीज आपको बताई गई। अब की लेबर इंटेंसिव एरियाज जो हैं जिसके अंदर मोर देन 2.87 लाख करोड़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $33 बिलियन हैं, वो एक्सपोर्ट जो है वो करंटली सब्जेक्ट टू कितने हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बिटवीन 4% to 26% इन द यूरोपियन यूनियन एंड आर क्रूशल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसके ऊपर भी आप देखोगे कि जीरो ड्यूटी यहाँ पर लग गई है फ्रॉम एंट्री इनटू फोर्स, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनफोर्स यहाँ पर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस जो है यूरोपियन यूनियन की मार्केट के अंदर बढ़ेगी। देन ड्यूटी एलिमिनेशन स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर प्राइमरली अगर आप देखोगे, इंडिया जब एक्सपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन जब एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया तो क्या होगा, तो अब ड्यूटी एलिमिनेशन एंटायरली मरीन प्रोडक्ट्स के अंदर आप देख रहे हो करंट ड्यूटीज 26% है, केमिकल्स के केस में देखो 12.8% है, प्लास्टिक एंड रबर आइटम 6.5%, फुटवेयर सेक्टर के अंदर 17%, टेक्सटाइल एंड अपैरल 12%, बेस मेटल 10%, जेम्स एंड ज्वेलरी 4%, फर्नीचर एंड एलाइड कंज्यूमर गुड्स 10.5%, टॉयज एंड स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स 4.7%। तो ठीक है, ऑन द सर्विसेज ऑल्सो यूरोपियन यूनियन हैज ऑल्सो एग्रीड कि कमिटमेंट जो है अक्रॉस 144 सर्विसेज सब सेक्टर्स, जिसके अंदर ITES, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन एंड अदर बिजनेसेस, इसके अंदर भी जो ड्यूटीज है उसको रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इन डिटेल इतने परसेंटेज याद नहीं करने हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। तो इंडिया इज ऑफरिंग ड्यूटी एलिमिनेशन एंड रिडक्शंस 92.1% ऑफ द टैरिफ लाइंस, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 97.5% ऑफ द यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर 49.6% ऑफ द टैरिफ लाइंस जो है इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन देखेंगे वंस द एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। तो इसके अंदर 39.5% ऑफ द टैरिफ लाइंस जो है वो फेज्ड एलिमिनेशन के अंदर होंगे, मतलब नेक्स्ट 5, 7, 10 ईयर्स के अंदर धीरे धीरे करके रिडक्शन होगी। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ना कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर, नेक्स्ट 3 to 6 इयर्स के अंदर यूरोपियन यूनियन जो है ड्यूटी की एलिमिनेशन करेगा, वैसे ही सेम चीज यहां पर भी होने वाली है। तो एडिशनल 3% जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेज मैनर्स के अंदर वहां पे टैरिफ रिडक्शन देखने को मिलती है। तो यूरोपियन यूनियन की हाई टेक्नोलॉजी गुड्स जो है वो अब डाइवर्सिफाई करेगा इंडिया के इंपोर्ट सोर्सेज को, नई टेक्नोलॉजी आएगी, अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, एंड हेयर बाय अब यहाँ पर रिड्यूस करेगा इनपुट कॉस्ट को भी फॉर बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, उसको अब इंडिया के अंदर अब डेवलप करने से बेटर है आप इंपोर्ट ही कर लीजिए ना उसको, ठीक है। एंड बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को भी एंड अपॉर्चुनिटीज होगी इंडिया के बिजनेसेस के लिए इंटीग्रेट करने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स को। तो नोटेबली यूरोपियन यूनियन जो है अब यूरोपियन सेक्टर्स जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस उनको इंडियन मार्केट्स का मिल गया है, मेजरली मशीनरी के केस में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के केस में, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट के लिए, जिसकी अब सिक्योरिटी इंडिया के अंदर बहुत जरूरी है। तो फॉरेन नेशंस अगर आके यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है ना, तो बेटर हमारे पास टेक्नोलॉजी अब आगे, सेफ्टी इनहांस हो जाएगी एयर सेक्टर के अंदर भी, ठीक है। तो अब उसके अलावा ऑप्टिकल, मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, केमिकल्स, मोटर व्हीकल्स, आयरन एंड स्टील, फार्मास्यूटिकल्स एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से द इंडियन सर्विसेज जो है, या इंडिया ने भी एग्री किया है 102 सब सर्विस सेक्टर्स जो है यूरोपियन यूनियन की प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली, जिसमें प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं,
ठीक है। उसके अलावा मैरीटाइम एंड फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज के लिए उनको भी एक्सेस इंडिया की मार्केट का दिया जाएगा इन द सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विस सेक्टर के अंदर भी एक्सेस दिया जा रहा है इंडिया को। ऑन द अदर हैंड 144 सर्विस सेक्टर्स सब सेक्टर्स उसका एक्सेस दिया जा रहा है। तो अब इट हैज बीन लर्न कि जो नेगोशिएशंस हैं सच सेक्टर्स के अंदर ऑटोमोबाइल्स वाइन हैड कॉज सम प्रॉब्लम्स, बट ये दो साइड्स फाइनली एग्री हो गई कि कोटा बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर सेटिस्फैक्शन जो है दोनों साइड्स के यहाँ पर होनी चाहिए, जिसमें मैं कार की यहाँ पर आपको बात करी ऑटोमोबाइल्स के केसेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूरोपियन कार्स जिनकी प्राइस टैग अबव 25 लाख होगी वो लोअर ड्यूटीज के ऊपर एज लो एज 10% पे इंपोर्ट की जाएंगी एंड करंटली 110% पे है, बट सब्जेक्ट टू कोटा होंगी। मैं बता चुकी हूँ आपको। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो है इनकी एक लिमिटेड एग्रीमेंट हुई है सीबैम को लेकर भी, ठीक है। सीबैम को लेकर भी ऑलरेडी यहाँ पर बात हो चुकी है। दैट मीन्स कि जो एग्रीमेंट है एक तरह का कार्बन फुटप्रिंट को जो अब आप कह सकते हो तो हल्का सा इंडिया के लिए वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं वेरिएशन लेकर आ सकते हैं कि उन्होंने बोला टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स आप कम कर सकते हो। एंड धीरे धीरे करके जैसे आपकी टेक्नोलॉजी या यूरोपियन यूनियन की टेक्नोलॉजी इंडिया में एंटर करती जाएगी ऑटोमेटिकली आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होता जाएगा। तब तक हम ये कर सकते हैं कि किसी और कंट्री को अगर हम ऐसे लीवे दे रहे हैं तो उतना ही इक्वल लीवे जो है हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन के बेसिस पे दे देंगे, ठीक है। कि बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पर हम फायदा नहीं कर रहे हैं, अगर बाकियों को करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना फायदा उठाइए, ठीक है। या आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को बांध लिया है कि आगे आने वाले टाइम में हम किसी को भी यहाँ पर सीबैम के अंडर राहत देते हैं किसी भी नेशन को, बीट कोई भी नेशन, तो आपको भी उतनी ही राहत यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर इंडिया को मिलेगी। टिल देन आप क्या कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए, कार्बन फुटप्रिंट ऑटोमेटिकली कम करते रहिए, ठीक है। ये सिंपल आपकी न्यूज थी। देन प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड्स एम्बिशियस ट्रेड डील विद यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने यही बोला है कि हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर को इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के अंदर बूस्ट करेगा एंड इंडियन सर्विसेज एंड स्किल्स विद यूरोपियन कैपिटल एंड इनोवेशंस जो है वो बेटर होंगी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के चीफ ने भी यही बोला है कि इट ओपन्स अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर यूरोपियन यूनियन एज अ होल। तो अब जो ट्रीटी है वो 2022 के अंदर यहाँ पर हुई, वो सारी रिपीटेटिव चीज़ें यहाँ पर यही हैं। तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप एंड सिस्टम ऑफ मोबिलिटी के ऊपर भी काम किया जाएगा, ठीक है। तो डिफेंस पार्टनरशिप्स भी मे बी इसके अंदर इंक्लूड होंगी, क्योंकि आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए जैसे मैंने आपको बोला ना कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है यूरोपियन यूनियन नेक्स्ट 3 to 6 ईयर्स के अंदर यहाँ पर धीरे धीरे करके कम करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं। इंडिया जो है इट हैज़ कंक्लूडेड एज द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन इट्स हिस्ट्री, प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट थी। अब ये वही 2007-2020-22 कोविड के टाइम की बात है, वो सारी कहानी यहाँ पर रिपीट हुई है। तो डील है वो कट अप करेगा 4 बिलियन यूरोज इन एनुअल टैरिफ्स बाय एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी को यहाँ पर फायदा हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो इंडियन जो स्किल सर्विसेज हैं, यूरोप की टेक्नोलॉजी है, कैपिटल इनोवेशन जो है वो अब यूरोपियन यूनियन को भी अब हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी एंड वाइस वर्सा। तो सेम चीज़ यहाँ पर वापस से रिपीट होती जा रही है। तो ये डील जो है सेफगार्ड करती है सेक्टर्स को, ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, नया एक तरह से वर्ल्ड अंडर फॉर द टेक्सटाइल्स, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज वाला पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट उन्होंने यही बोला कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन है वो स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। कैसे कि एक जॉइंट सिस्टम जो इशू की गई थी, जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू की गई थी दोनों मीटिंग्स के बाद, उन्होंने ये बोला कि सपोर्ट करेंगे हम एक दूसरे के एफर्ट्स को, दोनों की अचीवमेंट्स को, एंड एक जस्ट एंड लास्टिंग पीस को हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं यूक्रेन एंड रशिया की लड़ाई को खत्म करके, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ, जिसके अंदर इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बसती होगी। देन इट ऑल्सो सेड कि अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस हम देंगे टू द पीपल और द विक्टिम्स जो कि अब हमास वाली लड़ाई, पैलेस्टीन एंड इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ पर दबे हुए हैं, एंड इसको हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 2803 ऑफ नवंबर 17, 2025 को इन्वोक करते हुए हम यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोवाइड करेंगे जॉइंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। तो उन्होंने वेलकम किया है बोर्ड ऑफ पीस को फॉर गाजा, एंड इम्प्लीमेंटेशन होगी 2 स्टेट सोल्यूशन की थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो इलेबोरेट किया जाएगा इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी डायलॉग को, पार्टनरशिप को। मिस्टर मोदी हैज आल्सो एग्रीड टू दिस, एंड यहाँ पर हम क्लोजली किस में काम करेंगे, काउंटर टेररिज्म में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। एंड दोनों साइड्स हैं, उन्होंने लॉन्च ऑफ टॉक्स ऑन सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट जो है इसको भी साइन किया है, जो कि एक्सचेंज ऑफ क्लासिकल या क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब दोनों जो पुलिस सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी। तो अब यहाँ पर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स जो है सेवरल इंडिविजुअल यूरोपियन यूनियन
यूनियन मेंबर स्टेट्स के साथ जो है वो हमारी बेटर होती जाएगी। ऑलरेडी काम में हम कर रहे हैं बट उसको और ज़्यादा बेटर फेज में हम लेकर आएंगे। बट ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस को अब अलाउ करेगा इंडियन डिफेंस कंपनी को बेनिफिट करने के लिए फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज जो कि यूरोपियन यूनियन के खुद के सिग्निफिकेंट डिफेंस इनिशिएटिव्स की वजह से हमें भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम उनसे भी सीखें, नॉलेज ट्रांसफर जो है हमारे लिए भी हो सके। तो एक लैंडमार्क डिपार्चर एंड ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो यूरोपियन यूनियन को इंडिया की तरफ से मिला है। देन इन यूरोपियन यूनियन इंडिया टू कोलैबोरेट ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अंडर यूरोटम डील। नाम याद रख लो, यूरोटम डील, ठीक है, या यूरोपियन का यूरो एंड एटम डील, ठीक है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर कमीशन या एक तरह से कमिटमेंट हुई है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में कि कोलैबोरेट करेंगे पीसफुल पर्पसेस के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के यूज के लिए, ठीक है, इंडिया यूरेटन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली। तो जॉइंट इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा जो है इसको नाम दिया गया। एंड इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यूरोटम क्या है, यूरोप की एटॉमिक एनर्जी बॉडी है जो कि जुलाई 2020 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर साइंस, टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल डिटेक्टर्स, रेडिएशन सेफ्टी, न्यूक्लियर सेफ्टी, नॉन पावर एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंक्लूडिंग कोऑपरेशन ऑन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा। कोऑपरेशन को यहाँ पर डीपन किया जाएगा यूरोपियन यूनियन रिसर्च के लिए, इनोवेशन प्रोग्राम्स के लिए, होराइजन यूरोप के लिए, जिसके अंदर फील्ड्स ऑफ एनर्जी, वाटर, एग्री फूड, हेल्थ, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, एडवांस मटेरियल्स, पर्टिकुलरली थ्रू मैकेनिज्म, जिसके अंदर को फंडिंग की जाएगी एंड कोऑर्डिनेटेड कॉल्स लिए जाएंगे। होराइजन होप क्या है, यूरोपियन यूनियन का की फंडिंग प्रोग्राम है फॉर रिसर्च इन टर्म्स ऑफ जब हम न्यूक्लियर एनर्जी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि यहाँ पर हमारा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है किसका, न्यूक्लियर सेक्टर का, जो हम 2 लॉज यहाँ पर चेंज कर चुके हैं। तो पहले स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, जिसको हम SMRs बोलते हैं वैसे तो, उसके अंदर रशिया ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया था। अब उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया। तो हम हो सकता है कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करें, न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़े, प्लस एनर्जी सेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अब बढ़ी रही है, 50% इंक्रीज हो जाएगी 2050 तक, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, उस चीज़ को भी केटर इंडिया कर पाएगा। देन अब इंडिया जो है एंड यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि एडिशनल टैरिफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर लगेगा, ठीक है। द प्रोडक्शन एंड स्टील ऑफ अदर दैन यूरोपियन प्रोड्यूसर्स यहाँ पे बात की जाई है। तो अब सीबैम के अकॉर्डिंगली कमिटमेंट्स ये की गई हैं, सिक्योर की गई हैं, फॉरवर्ड लुकिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन अश्योरेंसेस, जो एक्सटेंड करेगी फ्लेक्सिबिलिटीज इफ एनी, अगर ग्रांटेड टू एनी थर्ड कंट्रीज अंडर द रेगुलेशन, एनहांस टेक्निकल कोऑपरेशन, रिकॉग्निशन और कार्बन प्राइसेस, रिकॉग्निशन ऑफ वेरीफायर्स एज वेल एज फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टारगेटेड सपोर्ट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस एंड कंप्लाई विद इमर्जिंग कार्बन रिक्वायरमेंट्स, इंडियाज प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन सेड इन अ स्टेटमेंट। तो वही चीज़ मैंने आपको पहले जो बता दी थी वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक है, कि जो अब नॉलेज ट्रांसफर है, जो आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री इंडिया के अंदर यहाँ पर आना चाहती है, धीरे धीरे करके कार्बन फुटप्रिंट ऑलरेडी कम हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ को यहाँ पर गौर फरमाना। देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एंकर करेगा मैन्युफैक्चरर्स इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन, ऑब्वियस सी बात है। अब मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऑब्वियस सी बात है ना कि हेल्प ही करेगा वो, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके लिए खुल गई। एंड इवन टेक्सटाइल सेक्टर जो सबसे ज़्यादा दबा हुआ था यहाँ पर यूएसए के बाद, या जेम सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, यूएसए के टैरिफ के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गई थी डिमांड, है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पर केटर करने के लिए बात की जा रही है कि अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव खुलकर आ गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अब तो जीरो टैरिफ यहाँ पर लगने के चांसेस हैं। जीरो टैरिफ भी क्या, जीरो आपको यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, अपने आप में ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली कोई भी इस मार्केट के अंदर होगा वो बोलेगा अब तो मैं इनोवेशन लेकर आता हूँ। जो भी अब टेस्ट है टेक्सटाइल्स के अंदर, किसी भी अब यूरोपियन यूनियन के नेशंस के एंड इवन के जूल्स एंड जेम सेक्टर के अंदर भी, तो वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो भेजे जा सकते हैं इजीली, है ना, इट कैन बी कंप्लाइड विद इजीली। तो ये सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर सेक्टर्स के लिए, आई होप आपको ये ग्लोबल वैल्यू चेन वाला जो टॉपिक है ना, आप एक तरह से होमवर्क की तरह इसको पढ़ लो, ठीक है। बाकी सेम रेपिटेशन ही यहाँ पर बताई गई है आपको। देन ट्रम्प टू हाइक टैरिफ्स ऑन साउथ कोरिया गुड्स एट 25%। तो साउथ कोरिया को यहाँ पर एकदम से इमीडिएटली बुलाया जाता है, उनके डेलीगेशन को बुलाया जाता है, उनको सीधा ये फरमान जारी किया जा रहा है कि 10% से अब आपको जो टैरिफ है, सॉरी 15% से जो आपका टैरिफ है वो 25% होगा। तो अब जो डेलीगेशन है साउथ कोरिया की, दे वर वेरी मच हैरान हो गए थे वो कि एकदम से क्या हो गया कि हमारे साथ आपका जो नेगोशिएशन हुई थी ऑब्वियसली 10% 15% की हुई थी, वो 25% एकदम से क्यों होगी। सो दे आर नॉट हैप्पी विद इट। तो उन्होंने यही बोला है कि अब रीज़न तो आप हमें बताइए कि क्यों साउथ कोरिया के ऊपर आप 25% ये टैरिफ लगा रहे हो। तो उन्होंने एक्यूज़ किया है साउथ कोरिया को ऑफ नॉट लिविंग अप टू एन अर्लियर ट्रेड पैक्ट स्ट्रक विद वॉशिंगटन।
अब अर्लियर जो ट्रेड टैरिफ रेट है, बिकॉज कोरियन लेजिस्लेशन जो है, लेजिस्लेचर दे हैजंट एनैक्टेड हिस्टोरिकल ट्रेड एग्रीमेंट विच इज प्रेरोगेटिव, तो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली, जो अब जैसे इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट यही चीज़ पे हुआ था ना कि आप अपना जो धीरे धीरे करके रशिया के साथ ऑयल का इंपोर्ट यहाँ पर कम कर लीजिए, है ना। तो सेम तरीके से यहाँ पर एक और पैक्ट यहाँ पर साइन हुआ था। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो करंटली कनाडा में है, वो रिमोटली उन्होंने ज्वाइन किया, दे वर नॉट हैप्पी विद इट। तो उन्होंने बोला कि यूएसए की जो टैरिफ एग्रीमेंट है, जो अरेंजमेंट है, वो यूएस की साइड से हमें सिर्फ एक फतवा जारी हुआ है। इट इज़ नॉट अ काम्ड एंड मेजर्ड रिस्पॉन्स उन्होंने यहाँ पर दिया, बट यूएसए की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्लान, जो डील उनकी यहाँ पर हुई थी, बट उसके बाद ये टैरिफ हटते हैं या नहीं हटते हैं वो हमें नहीं पता। तो एक तरह से ये नेगोशिएशन जो हुई है काफ़ी टेंस मैनर के अंदर हुई है। देन नॉट नॉर्मल टू टॉलरेट पाकिस्तान यूज़ ऑफ टेरर, ठीक है। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट क्यों आई हैं? अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे परमानेंट मेंबर्स तो होते ही हैं हर एक नेशन का ना, तो पाकिस्तान के भी हैं और इंडिया के भी हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ना ये अब एक होक्स सिचुएशन जो है वो आई थी। उन्होंने बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ना का पूरा बिल्कुल ही ऐसे बकवास है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। इंडिया के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा दिए। एंड ये स्टेटमेंट अब क्यों आई है, आफ्टर 26 जनवरी क्यों आई है, मैं आपको ये भी रीजन देती हूँ। तो एक ना आप देखोगे कि जो 26 जनवरी की जो परेड है ना, उसके अकॉर्डिंगली अब पाकिस्तान ने हमें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बोला था ना कि इंडिया का रफाइल हमने तो गिरा दिया, रफाइल गिरा दिया। इवन शेखर सर मेड अ वीडियो ऑन दैट, है ना। तो रफाइल हम गिरा चुके हैं, एंड ये दिस वाज द नंबर ऑफ रफाइल, है ना, कि जो अब जैसे नंबर प्लेट होती है गाड़ियों की, तो ये नंबर जो था वो रफाइल का है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब 26 जनवरी की जो परेड है, जिसके अंदर हमारे पास सिंदूर फॉर्मेशन थी, जिसके अंदर 2 रफाइल्स थे, उनमें से एक रफाइल का नंबर वाज एग्जैक्टली सेम जो कि रफाइल पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने गिराया है, ठीक है। तो उसके बाद ये ऐसे भड़क के स्टेटमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देना, तो इंडिया की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स यही आया कि पाकिस्तान के पास कोई फालतू का टाइम है, ठीक है। दे जस्ट वांट टू पुट एलिगेशंस ऑन इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हो, इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा हो, इनके पास और कोई तीसरा काम ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम टेररिज्म को किसी भी तरीके से केटर नहीं करेंगे। आपकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आती रहे, बट आप टेररिस्तान हो, ठीक है, कि आप उसी तरीके से अगर काम कर रहे हो तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑल्दो वी प्रमोट पीस, बट अगर पाकिस्तान यही चीज़ से नहीं हटता, हम बार बार, एक बार नहीं, हम 10 बार यहाँ पर आपकी टेरिटरी में जाके घुस के उन लोगों को मारेंगे, ठीक है। अगर आप पनाह देते हो टेररिज्म को, तो हम 10 बार एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वी आर अ सॉवरेन नेशन, बट यू वांट टू केटर टेररिज्म, तो हमारे लिए वो सही चीज़ तो नहीं है। बीइंग अ नेबर ऑल्सो, जो कि आपके साथ यहाँ पर कॉर्डियल रिलेशन रखना चाहते हैं, बट आप उसी तरीके से अगर नहीं चलना चाहते हो तो देन इट्स फाइन, तो फिर आप भुगत भी लो, है ना। तो एट समिट यूरोपियन यूनियन आस्क्ड इंडिया टू पुट प्रेशर ऑन रशिया टू एंड वॉर, ठीक है। तो काजा कालस की ये जो स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि इंडिया क्या एंड यूरोपियन यूनियन का जो समिट है, उन्होंने इंडायरेक्टली यहाँ पर यही बोला था कि रशिया के ऊपर आप, क्योंकि अब मुद्दा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पे भी था ना, कि उसके अंदर एक बोन ऑफ कंटेंशन क्या था कि इंडिया जो है प्रेशर डाले रशिया के ऊपर कि वो इस वॉर को ख़त्म कर दे, है ना। तो इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज उनके रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, बट ऑल्दो अब यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि रशिया को हमेशा से इंडिया की तरफ से यही रिस्पॉन्स आया है दैट द वॉर शुड नॉट एग्जिस्ट, बट वो एक सॉवरेन नेशन है कि वी कैन जस्ट टेल देम टू डू दैट, है ना। करना ना करना तो उनकी मर्जी है, बट दे आर एग्रीइंग कि यूरोपियन यूनियन के साथ जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रशिया के मामले को लेकर इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन के थे, उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। आपकी ये न्यूज़ यही कह रही है। तो उसके बाद हमारे ऊपर कहते इंडिया के ऊपर जो है वो अब 25% टैरिफ भी लगा। उसके बाद हमने जो ऑयल है उसको भी धीरे धीरे कम कर दिया इंपोर्ट करना। तो अब और ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? किसी नेशन को जाकर यहाँ पे प्रेशराइज तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। जो हम बात कर सकते थे हमने की है, एंड यूरोपियन यूनियन इज हैप्पी विद इंडियाज एफर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको न्यूज़ बता रही है। देन डूम्सडे क्लॉक 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट। तो डूम्सडे क्लॉक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर, आप एक तरह से कह सकते हो कि ऐसे हाइपोथेटिकल ही सिचुएशन है। डूम्सडे का मतलब क्या होता है कि सबसे बुरा दिन, ठीक है। तो मतलब ऐसे जितना जितना डूम्सडे के पास जो ये क्लॉक है जितना क्लोज जाती रहेगी, जितना क्लोज टू 100 जाती रहेगी, उतने ही हम क्लोज आते जाएंगे टू अ पॉइंट जहाँ पर वर्ल्ड वॉर या इवन की ग्लोबल इंसर्जेंसी हो सकती है। वो इंसर्जेंसी किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो या बेस्ड ऑन रिसर्चेस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर, ये जो डूम्सडे क्लॉक है, जो उसने लास्ट ईयर भी ये चीज़ पे हमें स्पेसिफिकली ये चीज़ के लिए मेंशन किया था कि आपको पीस को मेंटेन करके रखना चाहिए, वर्ल्ड वाइड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डायलॉग के थ्रू, इवन पीस मेजर्स के थ्रू, ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, जितने प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट हो सकते हैं उसको किया जाना चाहिए। अदरवाइज हम इतना ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं टू द डूमिंग डे, ठीक है, कि उस वर्ल्ड वॉर के आसपास हम इतना पहुंच सकते हैं। लास्ट ईयर ये हिदायत दी गई थी, इसके ऊपर फॉलो यहाँ पर नहीं किया गया चीज़ों को। तो अब वो धीरे धीरे करके जो टिकर है, इट हैज़ गॉन टू 85 सेकेंड्स,
टू मिडनाइट, ठीक है, 12 से अब आप कह सकते हो टू मिडनाइट, है ना। तो ऑलरेडी अब यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि फाइनली अब वो दिन पास आते जा रहे हैं कि पिछले साल जो हिदायत दी गई थी उसको फॉलो नहीं किया गया। साइंटिस्ट ने जो ये चीज़ को, रिसर्च पेपर को यहाँ पर पब्लिश किया है, तो उन्होंने बोला कि वी आर वेरी मच क्लोज और ऑन द वर्ज कि हमें फाइनली देखने को मिल सकती है एक मेजर वॉर आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये आपको ये न्यूज़ बताती है। Then no discrimination under UGC's new equity rules, says एजुकेशन मिनिस्टर। तो UGC के अंदर ना जो नए रूल्स हैं, हमने उसके बारे में डिस्कशन भी की थी कि मेजर जो है पहले पब्लिक डोमेन में उसको रखा गया था, है ना। एंड यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया था कि किसी भी तरह की, आप कह सकते हो कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ें मेंशन की गई हैं इक्वालिटी के बेसिस पे, कि कोई भी अगर एक्ट अगेंस्ट यू कैन से एनी काइंड ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST एंड इवन OBC, है ना। पहले इनिशियली OBCs को इंक्लूड नहीं किया गया था, उस पर मुद्दा भड़क गया, OBCs को इंक्लूड किया गया, ठीक है, चलो उस चीज़ को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। देन उसके बाद एक क्लॉज जो है इनिशियल ये भी रखी गई थी कि अगर कोई भी अब माइनॉरिटीज ग्रुप का व्यक्ति किसी तरह से हरासमेंट करता है ऑफ द जनरल कैटेगरी ऑल्सो, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया। तो अब UGC की जो फाइनल चीज़ें हैं, जो फाइनल यहाँ पर रूल्स हैं, न्यू इक्विटी रूल्स हैं, जब वो इंप्लीमेंट हुए तो वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो भड़क चुके हैं। उन्होंने बोला कि आपने ये क्लॉज हटाया क्यों, कि कोई भी अगर व्यक्ति जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है वो मतलब जनरल कैटेगरी वालों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार कर सकते हैं, उनका कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होगी, है ना। कि मतलब अगर फिर तो उनको आपने एक तरह से फ्री विल दे दी कि अगर हमने उनके ऊपर अटैक किया वो तो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, बट हम अब कुछ उनके ऊपर जो है केस यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर मुद्दा भड़का हुआ है। तो UGC की तरफ से आप कह सकते हो कि गाइडलाइंस की तरफ से ये चीज़ बोली गई है, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से बोला गया है कि इट इज़ जस्ट अ मेजर टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। कि उसका अब नेगेटिव यहाँ पर यूज जो है, इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है, ऑब्वियसली बात है वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। बट उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि हमने इन गुड फेथ इन रूल्स को बनाया था, हमें नहीं आइडिया है, बट हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरह आप कहोगे कि डिस्क्रिमिनेशन को ये चीज़ पे प्रमोट किया जा रहा है, कि एवरीवन हैज़ एन इक्वल राइट। बस जब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको हमें अपफ्रंट या ऊपर लेकर आना है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, सोशल स्ट्राटा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुद्दा भड़का हुआ है। देन अर्ली 8th सेंचुरी तेलुगु इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। 8th सेंचुरी की है, डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, पितिकायागुला विलेज के अंदर, ठीक है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। एंड तेलुगु लैंग्वेज के अंदर आप कह सकते हो इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर लिखी गई हैं, ठीक है। एंड ये स्टोन स्लैब है कहाँ पर, पितिवेश्वर टेम्पल के अंदर ये स्पेसिफिकली अब लगाई जाती थी उस टाइम पे, है ना। तो इसको एक्सकवेट ही किया गया है। तो तेलुगु लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स 8th सेंचुरी के आसपास के हैं। सिग्निफिकेंट है एपिग्राफिकल, एपिग्राफी क्या होती है, जब हम इन्हीं एंशिएंट टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी पिलर के ऊपर, एपिग्राफी उसको बोलते हैं। एंड हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए मेजर यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। एंड ये 4 लाइन की इंस्क्रिप्शन है, जो क्या अब एक स्पेसिफिक लाइन यहाँ पर बोल रही है तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ही। एंड ये एपिग्राफिस्ट जो है इनको इंटरप्रेट करके कह रहे हैं कि एक नए तरह की एम्बैंकमेंट को बनाने की यहाँ पर बात की जा रही थी। तो यहाँ पर प्रणिमिली आचारी, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए स्कल्प्टर या आप कह सकते हो क्राफ्टमैन, उनके एक्टिव रोल एज एन आर्टिजन इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसको ये स्पेसिफिकली दर्शाती है, ठीक है। तो रेनाडू रीजन जो है अंडर द रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 8th सेंचुरी के अंदर। एंड द नेम ऑफ द रूलिंग किंग इज नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, जो कि अपने आप में ही अजीब है। तो अब एक नई एपिग्राफिकल एक्सप्लोरेशन को शुरू किया है, क्योंकि अब ये मिली है, ठीक है। अब और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा एरियाज के अंदर। सच अर्ली तेलुगु रिकॉर्ड्स एक क्रूशल है अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांजिशन ऑफ तेलुगु फ्रॉम प्राकृत इन्फ्लुएंस टू इंडिपेंडेंट लिटरेरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। तो हिस्ट्री के लिए अभी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को और ऐड कर सकता है कि तेलुगु से जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है वो कैसे प्राकृत की तरफ शिफ्ट हुई, प्राकृत के बाद जो आज तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं उसका कैसे अब इन्फ्लुएंस यहाँ पर आया, कि क्या ऐसा मेजर रोल था कि तेलुगु से प्राकृत के अंदर बेसिकली शिफ्ट करना पड़ा। तो इसलिए ये जो अब काम है इसके ऊपर और ज्यादा शुरू किया जा रहा है। देन एक्वायर ऑक्शन एसेट्स ऑफ एसिड अटैकर्स टू पे विक्टिम्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया है। तो अब एक एसिड अटैक विक्टिम थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला आई वॉज इन माई 20s एंड नाउ आई एम 42, ठीक है। तो मैं 20s के अंदर थी तब से मेरे ऊपर अटैक हुआ था। एंड द पेन दैट आई हैव वेंट थ्रू, मेनी ऑफ द पीपल जो कि एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, कईयों की तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो गई है एंड जो अब बॉडी में पेन होता है आफ्टर दैट अटैक, है ना। तो इस वजह से हमारे साथ जो इतने ज़्यादा अत्याचार यहाँ पर हुआ है हमें उसकी सुनवाई नहीं मिल रही है। आई एम नाउ इनटू माय 40s, तो मैं थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, ठीक है। अब मेरे पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, है ना। तो अब मेरी सुनवाई भी नहीं है। प्लस जिनने मेरे ऊपर एसिड फेंका था, दोज वर द विक्टिम्स के ऊपर जिसने एसिड फेंका था, जो मेजर यहाँ पे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एलिगेशन यहाँ पर लगाए गए थे, उनको तो यहाँ पर बेल मिल गई है। एंड जो केस है वो हाई कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है,
है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक गुहार लगाई कि मुझे नहीं पता कि बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, कि हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, और उनको यहाँ पर बेल प्रोवाइड कर दी गई है ना, कि उनको इक्विट भी एक तरह से डायरेक्टली कर ही दिया गया है। तो आप हीनियस कितना ज़्यादा ग्रेव या हीनियस क्राइम है ये, उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझिए कि जो विक्टिम है उसकी पूरी लाइफ यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। टू विच द सुप्रीम कोर्ट सेड, 2 से 3 ऐसे मेजर पॉइंटर्स उन्होंने बोले। पहली चीज़ कि जो एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनकी सुनवाई के लिए अब जो एसेट्स हैं ऑफ द पीपल दोज हु आर एक्यूज्ड एंड फाइनली रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं, है ना, तो अब उनको क्या करना है, उनके एसेट्स को आप अटैच कीजिए। अब उससे क्या होगा, ये तरीका नहीं है कि हम कोई कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एसिड अटैक विक्टिम्स को, बट एक तरह से उनकी लाइफ में जो एक मेजर इंपैक्ट है उसको तो रिवर्स अब नहीं किया जा सकता, बट एक ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझने के लिए जो एसिड अटैक जिन्होंने किया है उनके एसेट्स को अटैच कीजिए, बेचिए उसको, ठीक है, एंड उस व्यक्ति को यहाँ पर दिखाइए कि वो सामान आपका बिक रहा है, ठीक है, एंड उसका जो पैसा जितना भी आता है एसिड अटैक विक्टिम्स को जाएगा। इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर रिफॉर्म लेके आने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट मेजर हमें देखकर चलना पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ या जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि इसको इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ डाउरी डेथ आपको कंसिडर करना है, कि डाउरी डेथ के केसेस में जो मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट होती है उसी ग्रेविटी के साथ एसिड अटैक्स के जो विक्टिम्स हैं उनके द्वारा आप एसिड अटैक्स जिन्होंने किए हैं कंडक्ट उनके ऊपर यहाँ पर उस तरीके से उन लेंस के अंदर उनको दिया जाएगा। तो डाउरी डेथ के अंदर भी अगर आप देखोगे कि बेल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो बेल भी डिनाई की जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली कि अब जो एसेट्स हैं या इवन के जो विक्टिम्स हैं उनको यहां पर सोशल स्टैंडिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, सोशल स्टैंडिंग में प्रोवाइड करने के लिए कि अब अपना अधिकार जो उनको यहाँ पर रखना ही है ना, कि उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर बायसनेस फेस ना होनी पड़े, वो भी अब जो काम है वो एनफोर्समेंट एजेंसीज का होगा। प्लस उन्होंने इसी केस में स्पेसिफिक केस में ये बोला कि सिंस हाई कोर्ट के अंदर अभी डिसीजन जो है वो पेंडिंग है, हम क्या करेंगे कि प्रो बोनो बेसिस पे आप खुद से ही जो एसिड अटैक विक्टिम है उन्होंने बोला आप खुद से ही टॉप लॉयर्स का नाम मुझे लिख के दीजिए 4 से 5, वो 4 से 5 लॉयर्स जो है प्रो बोनो बेसिस पे आपकी तरफ से केस लड़ेंगे इन द हाई कोर्ट, ठीक है। तो अब फाइनली ये काइंड ऑफ जस्टिस जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। जस्टिस कांत की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट की आप कह सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, तो वो भी इस बेंच का पार्ट थे, तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, ठीक है। तो मेजर सी ये बात थी। देन कीप ड्रीमिंग, अब यूएसए की बिना जो यूरोपियन यूनियन या नेटो कुछ नहीं है, नेटो के जो चीफ मार्क रूट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूरोपियन यूनियन अपने आप को या नेटो जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। इफ एनीवन थिंक्स हियर अगेन कि यूरोप कैन डिफेंड इटसेल्फ विदाउट द यूएस, कीप ऑन ड्रीमिंग, यू कांट। एंड ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली लॉ मेकर्स को, जो कि अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट है। एंड उसके पीछे के फैक्ट्स हमने आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन के थ्रू मैंने डिस्कस कर ही दिए थे कि 2/3 से भी ज़्यादा जो अब अमेरिका का बजट है इफ इन द डिफेंस सेक्टर है ना, उतना भी वो अब ऑल टुगेदर बाकी जो नेटो नेशंस हैं वो भी एक्यूमुलेट कर ले तो नहीं बना सकते, है ना। तो ये मेजर सी चीज़ें हैं। देन हमास सीक रोल ऑफ फॉर इट्स पुलिस इन गाजा अहेड ऑफ डिसआर्मामेंट टॉक्स, तो हमास जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं 10,000 पुलिस ऑफिसर्स को नए यूएस बैक्ड पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गाजा के अंदर। तो सेकेंड फेज चल रहा है अभी, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि गवर्नेंस ऑफ गाजा जो है अब नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा को हैंड ओवर किया जाना चाहिए, जो कि अब अब यहाँ पर वर्ड समझो, टेक्नोक्रेटिक बॉडी है, ठीक है, टेक्नोक्रेटिक बॉडी है, वर्ड को ये समझना, ठीक है। देन रशिया मिलिट्री चीफ विजिट्स ट्रूप इन ईस्ट यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री, तो अब यहाँ पर क्या है, वैलरी जो जेरेस्मव हैं वो विजिट किया है उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्यूसडे, एंड उन्होंने इंस्पेक्ट किया है प्रोग्रेस ऑफ द कॉम्बैट मिशंस जो कि कंक्लूड किए गए हैं बाय फॉर्मेशंस इन द यूनिट ऑफ जापाद वेस्ट फोर्स ग्रुप एंड द मिनिस्ट्री। अब ये चीज़ टेलीग्राम पे उन्होंने ये चीज़ के बारे में बताया, ठीक है, कि अब ट्रूप्स जो ईस्ट यूक्रेन के अंदर हैं उनका यहाँ पर जायजा लिया है, ब्यौरा लिया है उन्होंने सारी सिचुएशन का। देन केपी की असेंबली टू रिजेक्ट पाकिस्तान डिसीजन टू ज्वाइन बोर्ड ऑफ पीस, तो प्रोविंशियल आर्मी या असेंबली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन को पास किया है रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान के डिसीजन को टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, जिसको यूएसए के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, ये कहते हुए कि ज्वाइनिंग दिस बोर्ड इज कॉन्ट्ररी टू पाकिस्तान हिस्टोरिक एंड प्रिंसिपल्ड स्टांस, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, 2 नेशन थ्योरी की बात हो रही है ना, स्पेसिफिकली अब हमास जो है वो इस्लामिस्ट साइड को यहाँ पर दिखाते थे, है ना, तो ऑल्दो उनको यहाँ पर रिकॉग्निशन मिल रही है, बट हमास की जो डिमिलिटराइजेशन की बात भी की जा रही है, तो उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमारे स्टांस हैं
जो हमारा हिस्ट्री बोलता है पाकिस्तान के, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो हम इस बोर्ड का, हम ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बोर्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी अगेन सिंपल सी न्यूज़ थी। देन यूपीएससी के बैचेस फॉर 2026-2027 अवेलेबल है हमारे पास। सेम गोज फॉर स्टेट पीसीएस। तो आप अगर हमारी स्लीपी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जाकर कोर्सेज को चेकआउट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप कोड को यूज़ करते हैं रिपब्लिक, तो आपको 26% ऑफ दे दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो कोई अगर आपको वैसे डाउट होता है लेक्चर में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या इवन टेलीग्राम ग्रुप आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।